हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारा सरस्वती सिंधु सभ्यता, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। सरस्वती सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ था। तो इसमें जो हमारा यहाँ से पॉइंट जो बनेगा वो बनेगा, जो कौन सी नदियाँ हैं सरस्वती सिंधु नदियों के उपजाऊ मैदान में कौन सी सभ्यता का हुआ विकास? सिंधु सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता का उदय हुआ है। इस सभ्यता के पुरास्थल बड़ी संख्या में सरस्वती एवं सिंधु नदियों के किनारे पर होने के कारण इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है। इसका नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा है? सबसे पहला कारण ये है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम क्यों दिया गया है। तो इसमें जो हमारा जो आंसर है, सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे बहुत से ऐसे स्थल हैं, ऐसी चीज़ें जो वस्तुएं मिली है, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम दिया गया है। जिस भी सभ्यता के जो साक्ष्य मिले हैं, वस्तुएं जो मिली है, तो इसके कारण उसको क्या नाम दिया गया है? उसी सभ्यता का नाम दिया जाता है जिस क्षेत्र में जो वस्तु मिलती है। मान ले कि इस क्षेत्र में हमें क्या मिले हैं? सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं, और इस नदियों के किनारे जो मिले थे सिंधु और सरस्वती के, इसलिए इसको नाम दिया गया सरस्वती सिंधु सभ्यता। हालांकि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। एक ही नाम, देखो क्या क्वेश्चन बना है हमारा कि सरस्वती सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान में भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। भारत में जो उत्पन्न हुई पहली खोजी गई सभ्यता जो हुई है वो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता है, ये अलग अलग है कि या एक साथ है। तो दोनों का नाम ही एक ही है, मतलब एक ही है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सिंधु सभ्यता। कालक्रम की दृष्टि से इस सभ्यता को मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता है। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ये किसके समकालीन मानी गई है? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन माना जाता। मतलब कि हम एग्जाम्पल मानते हैं, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के जो समकालीन दो व्यक्ति और है, तो उसके ऐसे हम मान सकते हैं कि ये हमारी कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता है। इस हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी है? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता है। ये सभ्यता हमारी क्या है? इसके समकालीन है। क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता है भारत में उभर रही थी, वैसी सभ्यता और कहाँ थी? मेसोपोटामियम की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ से कि सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी ने 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने पंजाब में प्रांत में हड़प्पा, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो नामक पूरा स्थल का उत्खनन किया था। तो बात हमारी है, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी 1921 में। किसके द्वारा जी? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के लिए। क्वेश्चन याद रख सकते हैं, हड़प्पा की दया किसने की थी? दयाराम। दया से दयाराम। कब की थी? 1921 में। 1922 में मोहनजोदड़ो है, इसका जो उत्खनन किया था, खोज की थी, वो की थी राखलदास। किसने? राखलदास ने 1922 में। जिसके फलस्वरूप इस अज्ञात भारतीय नगरीय सभ्यता के महत्व की और लोगों को विशेष रूप से पुरातत्वविदों का आकर्षण बढ़ा था। सबसे पहले हमारे यहाँ है पुरातत्वविद।
क्या होते हैं। इस टर्म का हमें पता होना चाहिए, इस शब्द का मतलब क्या है। पुरातत्वविद वो होते हैं जो क्या है, जो इन साक्ष्य है या जो हमारे अतीत के बारे में जो जानकारी देते हैं, साक्ष्य या किसी स्थल की खोज कर रहे हैं, तो वो क्या है, पुरातत्वविद होते हैं। तो यहाँ से हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता के और क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम क्या है, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, 1922 में। किसके द्वारा, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। दोनों पॉइंट। हड़प्पा जो सभ्यता, सिंधु सभ्यता है, ये किसके समकालीन है, तो ये मेसोपोटामियम और मिस्र की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। बात करें सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था। सिंधु सभ्यता का विस्तार बात करें पूर्व, तो इससे हमें कैसे याद रख सकते हैं, ये हमारे, ये कौन सा पॉइंट है, पूर्व। ये है पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व में कौन सा हमारा है, पूर्व में आलमगीरपुर। पूर्व में कौन सा है, आलम। याद रखना, पूर्व में क्या है, आलम। पूर्व में आलम। पश्चिम में क्या है, सुत्का-डोर। पश्चिम में क्या है, सुत्का-डोर। क्या है, पश्चिम में क्या है, सुत्ता। याद रख सकते हैं, सुत्ता। पूरब में क्या, आलम। पश्चिम में क्या, सुत्ता। और उत्तर में क्या है, मांडा। उत्तर में क्या है, मांडा। दक्षिण में क्या है, दैश से दक्षिण, दैश से देमाबाद। क्या, देमा। दक्षिण से देमा, दैश से देमा। और पूर्व में आलमगीर और पश्चिम में सुत्का-डोर। पश्चिम में क्या, सुत्ता। उत्तर में क्या, मांडा। ऐसे याद रख सकते हैं। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत्का-डोर, बलूचिस्तान जो एरिया है। उत्तर में क्या है, मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में क्या है, देमदाबाद या महाराष्ट्र तक है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता है, ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इसके पूरा स्थलों की दूरी और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से जो पश्चिम है, पूर्व से जो पश्चिम है, ये लगभग कितने, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण कितनी है, 1400 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है हमें। पूर्व से पश्चिम है जो, इसकी कितनी है, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 1400 किलोमीटर। इसमें जो सिंधु सभ्यता है, इस पूरा स्थल है, भारत में इसके स्थान कहाँ है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, सिंध आदि प्रांतों में मिलते हैं। हरियाणा में कौन से स्थान है, राखी गढ़ी और बनावाली। राखी गढ़ी और बनावाली हरियाणा में है। मोहनजोदड़ो में क्या है, सिंध। हड़प्पा पंजाब में। देखो उत्तर में कौन सा हमारा पॉइंट, इसका मांडा। पूर्व में क्या है, आलमगीरपुर है। और पश्चिम में क्या है, सुत्का-डोर। और दक्षिण में क्या है, देमाबाद या दायमाबाद। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम कितना था, 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है, 1400 किलोमीटर। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है वो क्या किया था, सबसे पहले हमने जाना था इसके बारे में कि सिंधु सभ्यता का किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता। किस नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता से। और किस नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से। हड़प्पा जो की खोज है किसके द्वारा की गई थी, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। कब, 1922 में। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता है, वह मेसोपोटामियम और मिस्र की सभ्यता।
फिर हमने पॉइंट पढ़ा कि उत्तर में कौन सा पॉइंट है, मांडा है, दक्षिण में क्या है, दैमाबाद है, पूर्व में क्या आलमगीर है, पश्चिम में क्या सुतकाडोर है, ये हमने जाना था। फिर इसके जो क्षेत्र मिले थे वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो एक बार इस मैप में देख लेते हैं जो हमें मिले हैं कौन कौन से स्थल है। जैसे बात करें इसमें बनावली है हरियाणा में, बनावली है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर एरिया था यहाँ मांडा था, अफगानिस्तान है, हड़प्पा है पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में, मिठावल हरियाणा भिवानी में, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में, मेहरगढ़ है, धोलावीरा और लोथल, ये जो क्षेत्र है इस सिंधु सभ्यता से संबंधित है। धोलावीरा जो कहाँ मिलता है, गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान इस सभ्यता के प्रमुख नगर हैं। बात करें कालक्रम की, तो इसके कालक्रम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे विस्तार से। कालक्रम की दृष्टि से सिंधु सभ्यता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 चरणों में, 3 भागों में इसको बांटा गया है कालक्रम के अनुसार। रेडियो कार्बन तिथि है, डेटिंग जो प्रणाली है रेडियो कार्बन, ये क्या है C14, क्या नाम देंगे इसको, C14। क्यों इसको C14 कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। सिंधु सभ्यता के बारे में इसकी जो जानकारी टाइम काल मिला है वो हमें क्या मिला है इसमें, 7300 से 7000 ईसा पूर्व सरस्वती नदी घाटी को प्रथम कृषि सभ्यताओं के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया था। तो जो सरस्वती नदी घाटी है, नदी के जो किनारे घाटी है, जो कृषि संस्कृतियों ने लोगों ने अपना निवास स्थान बनाना शुरू किया। 3200 ईसा पूर्व में नगर योजना के लक्षण, लेखन कला, मुहूर्त का जो नाप तोल की पत्ती के साथ इन प्रथम कृषि संस्कृतियों का परिवर्तन विकसित ग्रामीण संस्कृति में हुआ था, जिसने 2600 ईस्वी पूर्व नगर जीवन की विशेषताओं में आत्मसात कर लिया था। इसमें हमारा यहाँ पॉइंट है कि कालक्रम की दृष्टि से सरस्वती सिंधु सभ्यता कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। सरस्वती नदी के जो किनारे कृषि सभ्यता का जो विकास हुआ, अपने लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया था, वो क्या टाइम था, 7500 से 7000 ईस्वी पूर्व। फिर है 3200 ईस्वी पूर्व में नगर योजना के लक्षण दिखाई देते हैं, नगर दिखाई दिए, लेखन कला आई, मोहरें आई, विकास हुआ, नाप तोल की पत्ती है, इनका प्रयोग किया गया। फिर है 2600 ईसा पूर्व नगर जीवन की विशेषता, नगर जो जीवन है, नगर योजना के लक्षण दिखाई देते 3200, नगर जीवन की जो विशेषता आत्मसात कर लिया, मतलब कि समा गई इसमें। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यताओं के नगरों का उदय हुआ, ये कब हुआ, 2600 ईसा पूर्व। इसी बीच हड़प्पा सभ्यता का है निर्माण होता है। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नहरों का उदय हुआ, नगरों का उदय हुआ। 1900 ईस्वी पूर्व आते आते इस नगरीय सभ्यता का बदलाव ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया था। 2600 में क्या थी, नगरीय शहरीकरण था, परंतु 1900 ईस्वी में क्या हो गया, इसका जो है ग्रामीण संस्कृति में होना शुरू हो गया बदलाव, लोग ग्रामीण की तरफ आए थे 1900 ईस्वी में। 1300 ईस्वी पूर्व इस नगरीय सभ्यता का पतन हो गया था। कब पतन हुआ, 1300 ईस्वी पूर्व में इसका पतन होता है। 1900 में ग्रामीण में आई, ग्रामीण के बाद क्या हुआ, 1300 में तो इसका खलास हो गया, पतन हो गया। परंतु 2600 में क्या थी, नगरीय थी। 3200 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ, इसमें योजना के नगर योजना के लक्षण दिखाई दिए थे, नगरीय शहरीकरण के लक्षण दिखाई देते हैं, नाप तोल प्रणाली आती है, मोहरें आती है, लेखन कला होती है। और इसमें 7500 से तो ये यहाँ सरस्वती नदी के किनारे लोगों ने, कृषि संस्कृति के लोगों ने अपना निवास स्थान बनाया था। फिर 3200 में ये नगर योजना दिखाई देने लगी, लक्षण दिए। 2600 में ये समा गए नगरों में, और 1900 में क्या हुए, गाँव में आए। 1300 में क्या हुआ, इसका खलास पतन हो गया। प्रारंभिक काल 3 चरण माने गए थे।
तो तीनों चरणों के बारे में हमने डिस्कशन किया और डायग्राम है यहाँ, ये भी देख लेते हैं एक बार क्या इसमें चार्ट में बताया गया है। प्रारंभिक काल क्या है? प्रथम चरण 4000 से 2600 ईस्वी। प्रथम संस्कृति कृषि संस्कृति थी, जो हमने देखा सरस्वती नदी के किनारे। विकसित ग्रामीण संस्कृति जो 3200 से 2600 ईसा पूर्व। नगरीय काल कौन सा था? 2600 से 1900। उत्तरी काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, जो ये क्या है? पतन का टाइम था। यहाँ क्या था? शहरीकरण था। और ये क्या था? विकसित हो रही थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता को नगर योजना की समरूपता होते हुए कुछ क्षेत्रीय विभेद मिलते हैं। सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व और पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते हैं। सरस्वती सिंधु नदी सभ्यता की नगर योजना में समरूपता होते हुए भी कुछ क्षेत्रीय भेद थे। मतलब कुछ जगह तो समरूपता थी, समान थी, परंतु कुछ हमें अंतर भी मिलता है। जैसे सभ्यता के नगरों में प्राय पूर्व में क्या था और पश्चिम दिशा में दो टीले मिलते हैं। पूर्व और पश्चिम कितने टीले मिलते हैं? दो टीले मिलते हैं। पूर्व दिशा के टीले के आवास क्षेत्र और पश्चिमी टीले पर दुर्ग पर स्थित होता था। कि पूर्व दिशा के जो टीले पर आवास क्षेत्र और पश्चिमी टीले पर क्या होता था? दुर्ग स्थित होता था। हमें कितने क्या समरूपता समानता तो मिलती है, परंतु कुछ भेद था। जैसे हमें दिखाई देता है पूर्व और पश्चिम में कितने टीले हैं? दो टीले हैं। पूर्व की दिशा के टीले में क्या था? आवासीय क्षेत्र था। पूर्व में था वहाँ क्या था? आवासीय क्षेत्र था, जबकि पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। ये नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे। ये नगर क्या थे? रक्षा से मतलब इनकी सुरक्षा थी, किलाबंदी थी, बुर्ज बने हुए थे। नगर के आवास के क्षेत्र में सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारागार और श्रमिक भी रहते थे। जो नगर के आवास क्षेत्र थे, जो पूर्वी टीला था, इसमें क्या था? सामान्य नागरिक भी थे, व्यापारी भी रहते थे, शिल्पकार भी थे, कारीगर भी थे, श्रमिक भी रहते थे। दुर्ग के अंदर कौन थे? जैसे जो पश्चिमी टीला था, जिसमें दुर्ग में जो रहते थे वो थे प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अनागर स्थित थे। हमें कितने टीले मिले? दो टीले मिले थे। एक तो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। ध्यान रखना, पूर्वी टीला क्या था? आवासीय, मतलब वहाँ लोग रहते थे। कौन कौन से लोग रहते थे? तो वो कौन कौन से थे? इसमें हमें याद रखना है कि कारीगर थे, शिल्पकार थे, व्यापारी भी थे, नागरिक भी थे, सामान्य श्रमिक भी रहते थे। पश्चिमी टीला जो दुर्ग है उसके अंदर क्या था? प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अनागार स्थित होते थे। क्योंकि हमें समरूपता मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, परंतु कुछ भेद भी थे, अंतर भी था, हमें विभिन्नता दिखाई देती है। तो कितने टीले हैं? दो टीले हैं। पूर्व में कौन से है? आवासीय टीले, जो लोग रहते हैं। पश्चिमी में क्या था? जहाँ सामान रखा जाता, प्रशासनिक कार्य होते थे, सार्वजनिक कार्य होते थे, तो वो था पश्चिमी टीला, जिसमें इसको नाम दिया गया था। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। इंपॉर्टेंट क्या फीचर है, क्या विशेषता है इसकी? सिंधु सभ्यता की नगरों की योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर, गलियां औसतन 3.0 मीटर चौड़ी थी। क्या बताया जा रहा है यहाँ? सड़कों की मुख्य विशेषता, नगर योजना सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान था सिंधु सभ्यता में। तो वो है कि ये सड़कें 5-6 खंडों में विभाजित, कितने भागों में थी? 5-6 खंडों ब्लॉक में विभाजित थी। मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़कें हैं वो कितनी थी? 9.5 मीटर था और मुख्य सड़कें, और जो गलियां थी, जो गांव की जो गलियां थी वो कितनी? 3.3 मीटर चौड़ी थी। मुख्य जो सड़कें होती है वो कितनी थी? 9.5 मीटर, और जो गांव की जो गलियां थी वो कितनी थी? 3.4 मीटर चौड़ी। कालीबंगा, राखी गढ़ी, मिठादल की सड़कें भी चौड़ी थी। सड़कें कच्ची होती थी, साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी। घरों की जो नालियाँ थी वो क्या थी? घरों की नालियाँ सड़क के किनारे बड़े नाले पर गिरती थी। नालों के माध्यम से पानी नगर में बाहर जाता था। नालियाँ मुख्य रूप से पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। सड़कें क्या थी? कच्ची थी, परंतु नालियाँ किससे बनाई हुई जाती थी? पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये नोट करना है कि जो सड़कें हैं मुख्य रूप से कच्ची थी और नालियाँ हैं पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। घरों की नालियों को सड़क के किनारे बड़े नाले में गिरती थी। घरों की नालियाँ हैं बड़े नाले में गिरती थी, जिससे पानी है बाहर नगरों से जाता था। और नालियाँ मुख्य रूप से किनसे बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई होती थी। इनकी चौड़ाई और गहराई आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाती। कोई निर्धारित नहीं थी, परंतु जितनी जरूरत थी उसी अनुसार इसको चौड़ाई और गहराई नालियाँ बनाई जाती थी। नालियों को बड़े आकार की ईंटों से ढका गया था। नालियों को किससे ढका गया था? आकार की बड़ी ईंटों से मतलब कि ढका गया था। नालियों की सफाई समय समय पर की जाती थी। सबसे पहले हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता इसका नाम था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। भारत में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? हड़प्पा था। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा। किसके समकालीन ये सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामियन मिस्र की सभ्यता के समकालीन है। फिर हमारा पॉइंट इसके बाद था कि इसके जो क्षेत्र है, उत्तर में कौन सा है? मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में क्या? सुतकाडोर। पूर्व से पश्चिम इसका कितना एरिया? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है? 1400 किलोमीटर। ये ध्यान रखना था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? जो जानी गई थी, जो हड़प्पा है, ये नगर योजना सड़कें इसकी क्या थी? कच्ची थी। नालियाँ है ये मुख्य घरों की नालियाँ बड़ी नालियों से मिल जाती थी, जिससे इसका पानी का निकासन होता था। फिर हमने डिस्कशन किया था कि इसमें जो हमें कुछ स्थल मिले थे, जैसे जम्मू कश्मीर है, कालीबंगा है, राजस्थान है, हरियाणा से बनावाली है, राखी गढ़ी, यहाँ से भी स्थल मिले हैं। कुछ ये स्नानागार है, जैसे मोहनजोदड़ो का लोथल में बंदरगाह था गुजरात में। सरस्वती सिंधु सभ्यता में आवासीय और सामुदायिक भवन मिलते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता में है कुछ आवासीय है, सामुदायिक भवन मिलते हैं। आवासीय भवन में 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, भवन के बीच में आंगन भी होता था। संपन्न लोगों के घरों में कुआं था, शौचालय भी होते थे। भवनों में सीढ़ियों के प्रमाण भी मिलते हैं। मकानों, खिड़कियां, रोशनदान, फर्श, दीवारों और प्लास्टर के साक्ष्य भी मिले हैं। सामुदायिक भवन में सभा भवन, अनानाघर, स्नानागार आदि मिलते हैं। इन भवनों में 1:2:3 और 1:2:4 ईंटों का प्रयोग होता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें यह क्या ध्यान रखना है? सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो सिंधु सभ्यता की विशेषता जो आएगी, क्वेश्चन बनेगा जो हमारा, सबसे पहला बनेगा कि इसकी विशेषता क्या थी, सड़कें कितनी कैसी थी। सड़कों के बारे में हमने देखा कितने भागों में बटी थी, 5-6 भागों में बटी हुई थी इसकी सड़कें थी। और मुख्य सड़कें और आम सड़कें हैं वो छोटी थी, मुख्य सड़कें क्या थी? बड़ी चौड़ी थी। और फिर हमारा पॉइंट था कि नालियाँ हैं वो पानी का निकासन कैसे होता है, ये विशेषता थी। जैसे घरों की नालियाँ मुख्य नालियों से मिलती थी, जिससे पानी बाहर जाता था। फिर भवन है कैसे थे, आवासीय लोग कैसे थे? 2 दुर्ग थे। पूर्व के दुर्ग में जो आम लोग रहते थे, पश्चिम में क्या था, जो उसमें क्या था? अनानागार, स्नानागार, ये अब स्थल मिले हैं। फिर उनके जो सामुदायिक भवन, आवासीय भवन है, इनके बारे में जो बताना है कि कितने कमरे थे, 3-4 कमरे मिले हैं। रसोई घर था जिसमें स्नानागार था।
जो संपन्न लोग थे उनके घरों में क्या मिला है, कुआं मिला है पानी के लिए, और क्या मिले, शौचालय भी मिले हैं, सीढ़ियाँ भी मिली है उन भवनों में, खिड़कियाँ भी मिली है, रोशनदान भी मिले हैं, फर्श भी मिले हैं, दीवारों पर प्लस्तर के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये इनकी क्या विशेषता है। और जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो कौन से अनुपात में थी, 1:2:3 और 1:2:4 में इन ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की कला, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, सिंधु सभ्यता में जो कलाएं थी उसका वर्णन कीजिए। किन किन का शिल्पकारों का प्रयोग किया है, जैसे मिट्टी है, हल है, खिलौने मिले हैं, उन पर कैसी चित्रकारी की गई थी, कैसे कलाकारी है, उनका प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन जो बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताए, विकसित कैसे हुई, सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। विशेषता में आएगा जैसे इसके नालियाँ हैं, पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, और जैसे ये जो आवासीय है कैसा था, ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत धातु मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन बनेगा, सिंधु सभ्यता की कला में किसका प्रयोग है, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त मोहरे हैं, मनके हैं, मिट्टी के बर्तन इसके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। इसके अतिरिक्त भी क्या थे, मोहरे भी मिली है। जो मोहरे प्रयोग की गई थी कौन सी थी, शैलखड़ी। मनके हैं, मिट्टी के बर्तन भी इससे क्या करते हैं, इसको सौंदर्य बनाते हैं, क्योंकि इस पे अच्छी बढ़िया तरह से चित्रकारी है, पेंटिंग कलर किया गया था रंग से, तो इसलिए क्या उसको सौंदर्य बनाते हैं। प्रस्तर मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। कौन सी मिली है, तो एक पुरुष की मूर्ति मिली है 19 सेंटीमीटर लंबी। वो कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, जो तिब्बतीय अलंकरण से युक्त शॉल ओढ़े हुए मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। तो ये रहा पुरुष की मूर्ति मिली है, और देखो इसका कैसे दाढ़ी है इसकी की गई है। ये मिट्टियों की जो मूर्तियाँ मिली है, पुरुष, स्त्री और पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो यहाँ क्या विशेषता है, क्या क्वेश्चन हमारा बन रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये बना है हमारा कि यहाँ की जो कलाकृति है, सभ्यता की जो कला है वो क्या थी, किसकी मूर्तियाँ मिली हैं, धातु की और मिट्टी की। कुछ मोहरे भी मिले हैं, मनके भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिले, एक पुरुष की मूर्ति मिली है 19 सेंटीमीटर की, और एक सोलह व्यक्ति की जो मूर्ति है वो मिली है। मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नृत्य करते हुए मूर्ति भी मिली है। पुरुष, स्त्री और पशु पक्षियों की मिट्टी की भी मूर्तियाँ मिली है। मानव की मिट्टी की मूर्तियाँ आभूषण और सिरो वेशभूषा के साथ मिलती है। जो मानव की जो मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं आभूषण और शेर वेशभूषा के साथ मिलती है। पशु और पक्षियों में बेल, पशु और पक्षियों में देखना नोट करना है, क्या पक्षियों में बेल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, तोता और कबूतर आदि के रूप में भी मिलते हैं। क्या मिला है, तोता भी मिला है, बतख भी मिला है, मोर भी है, सुअर है, हाथी है, कुत्ता, बकरी, भेड़, बेल, ये मिले हैं पशु और पक्षी में। पशु में क्या है, तो ये नोट करना है क्या क्या इसमें मिल रहे हैं। जो मूर्तियाँ मिली है कौन कौन सी मिली, धातु की भी मूर्तियाँ मिली है, और क्या मिली है, मिट्टी के जो मिले हैं, मनके भी मिली है, मोहरे भी मिली है, और इन पे जो मूर्तियाँ मिली है किस किस की है, बैल की है, भेड़ है, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, तोता, कबूतर आदि की। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान था। मोहरें मुख्य चौकार और आयताकार थी। क्या थी, चौकार और आयताकार नोट करना है, जिन पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षी, देवी देवता और लिपि को भी अंकित किया गया था। जिसमें क्या, सूक्ष्म उपकरण मतलब छोटे छोटे औजारों से
पक्षियों, देवी देवता, लिपि को भी अंकित किया गया था। शैलखड़ी, मोहरे, गोमर, शंख, हाथी दांत, सोने चांदी तांबे आदि के आभूषण, मन की चूड़ियाँ, हार कंगन अंगूठी आदि भी मिलते हैं। तो जो ये मोहरे मिली है कैसी थी? चौकार थी और आयताकार थी। मोहरे कौन सी थी? शैलखड़ी की। गोमंद, शंख, हाथी दांत, सोने और चांदी तांबे आदि के आभूषण, मन की चूड़ियाँ, हार कंगन अंगूठी आदि भी मिलते हैं। खेल के उपकरण, मिट्टी व बर्तन के अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं भी पाई जाती है। राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन कैसा था? सबसे पहले हमने अध्ययन किया है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में। बताइए क्या क्वेश्चन था? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता में अभी तक जो क्वेश्चन में आया वो आया कैसे ये रहते थे, आवासीय स्थान कैसा था। क्वेश्चन बना आवासीय स्थान, पूर्व में क्या था? आवासीय स्थान था जो किला मिला है। फिर इनकी सड़कें कैसी थी? नालियों का कैसा विकास किया हुआ था, कैसे पानी है उस नालियों का जाता था शहर से बाहर। सड़कें कच्ची थी, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। फिर क्या है विशेषता में? मोहरे मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये हमें क्या बता रहे हैं? ये विशेषता है। फिर पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि इनके कुछ पुरुष की जो मूर्तियाँ मिली थी कितने सेंटीमीटर की? 19 सेंटीमीटर की। कला और कृति है वो कैसे है, कैसे उपयोग की गई थी? कलाकृति में किसका प्रयोग किया गया था? धातु और मिट्टी का। किसका? धातु और मिट्टी के औजार हैं वो हमें मिले हैं। क्या पशु और पक्षियों के औजार मिले थे? जी हाँ। कौन कौन से थे? बैल था, भेड़ थी, तोता था, इनके साक्ष्य वो हमें मिले थे। अभी हम पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन। इनका राजनीतिक जीवन है वो कैसा था। सिंधु सभ्यता का प्रसार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था, मतलब कि बहुत विस्तृत फैली हुई थी। कितना एरिया था इसका? 2,15,000 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन नगर योजना, सिंधु सभ्यता क्या थी? ग्रामीण थी या नगरीय थी? तो हमारा आंसर आएगा नगरीय योजना। ग्रामीण कब हुई थी ये? 1900 ईस्वी में ग्रामीण हुई थी। 1900 ईस्वी में। नगर योजना, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट माप, मोहरे लिपि आदि की समरूपता कुशल प्रशासन के अतिरिक्त को संकेत करती है। क्या थी? नगरीय योजना थी। जो पात्र परंपरा है, उपकरण निर्माण है, कैसे उपकरणों का प्रयोग, औजारों का उपयोग किया, बाट है, माप है, मोहरे लिपि आदि का उपयोग कैसे इन्होंने कुशल रूप से प्रयोग किया। लेकिन प्रशासनिक स्वरूप क्या था इनका? जो प्रशासन है कैसे ग्रामीण शहरीकरण था, ये कैसे लोग रह रहे थे, कैसे कानून था, ये हम प्रशासनिक में हम अध्ययन करेंगे। निश्चित रूप से कहना अत्यंत कठिन होगा कि हंटर महादेव ने, किसके द्वारा? हंटर महादेव ने कहा कि शासन को गणतंत्रात्मक माना गया, कि शासन है इनका क्या था? गणतंत्रात्मक माना गया था। क्या था? गणतंत्रात्मक माना गया था। शासन कैसा था? हंटर महादेव ने बताया कि जो शासन है वो कैसा था कि शासन ये यहाँ पे था वो था गणतंत्रात्मक माना गया था। गणतंत्रात्मक माना गया था। हंटर महादेव ने बताया कि यहाँ का जो शासन है वो क्या था? गणतंत्रात्मक माना गया था। हंटर महादेव ने यहाँ के शासन के बारे में बताई गई थी, यहाँ का जो शासन है वो गणतंत्रात्मक था, क्योंकि सार्वजनिक भवनों, नगर दुर्ग को उपयोग संबद्ध परिषद के सदस्यों के लिए होता था। तो यहाँ पर जो नगर प्रशासन के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे प्रशासनिक स्वरूप कैसा था। प्रशासनिक स्वरूप कैसा था निश्चित रूप से कहना अत्यंत कठिन होगा।
अंटर महादेव ने यहाँ के प्रशासन के बारे में बताया कि यहाँ का जो प्रशासन है वो कैसा था, गणतंत्र था, मतलब कि गणतंत्रात्मक था, क्योंकि सार्वजनिक भवन है, नगर दुर्ग के उपयोग है संबद्ध परिषद के सदस्यों के लिए होता था। सार्वजनिक भवन का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, नगर दुर्ग का उपयोग किसके लिए किया जाता था, जो परिषद के सदस्य थे उनके लिए प्रयोग होता था सार्वजनिक भवन। आम लोगों के लिए सार्वजनिक भवन का प्रयोग नहीं होता था। हमने देखा था कि आवासीय लोग थे वो पूर्व में थे और जो पश्चिम में क्या थे, जिसमें सार्वजनिक जगह थी और क्या मिले थे हमें, अनाना घर सनाना घर के स्थल मिले थे। तो इसमें जो कौन है, जो परिषद के सदस्य थे वही प्रयोग करते थे। ये हमें बताया है महादेव हंटर महादेव के द्वारा बताया गया था। फिर हमारा पॉइंट है, कौन कौन बता रहे हैं, व्हीलर लिखते हैं कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो। सत्ता का जो स्रोत है, मतलब कि सत्ता कैसी हो रही थी, शासन कैसे चल रहा था, इसका स्रोत कोई भी क्यों न रहा हो, संबत धर्म को प्रमुखता प्राप्त थी। धर्म है वो प्रमुख था। ये किसके द्वारा, व्हीलर के द्वारा बताया गया था। परंतु अंटर महादेव ने हमें बताया कि यहाँ का जो शासन था वो गणतंत्रात्मक था, परंतु व्हीलर कहते हैं धर्म को प्रमुखता दी गई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन पुरोहित शासकों के हाथ में था। मेसोपोटामिया है जो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, उसमें जो नगर राज्यों का जो शासन था वो कौन करते थे, पुरोहित करते थे। परंतु संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति भी होती थी। विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियों से होता था। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो संचालन कौन सी राजधानी थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो राजधानियाँ थी। तो क्वेश्चन बनेगा सिंधु सभ्यता है इनकी दो कौन सी राजधानियाँ थी, दो थी, हड़प्पा राजधानी और मोहनजोदड़ो राजधानी से संचालन होता प्रशासन। कुछ इतिहासकार का मानना है, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ का जो शासन है वो क्या था, गणतंत्र था, मतलब कि गणतंत्रात्मक था, जिसमें कहते हैं कि जो आम है परिषद के लोग हैं वो सार्वजनिक भवनों का उपयोग करते थे। व्हीलर लिखते हैं सत्ता भी कैसे भी हो परंतु धर्म को प्रमुख स्थान था। मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का संचालन किसके द्वारा, पुरोहितों के द्वारा किया जाता था। लेकिन राखी गढ़ी और धोलावीरा के आकार को देखकर उनके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। ये पूरा स्थल भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगरों के रूप में भी रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इनकी जो मोहरें थी, देखो कैसे हैं, जैसे इस पे साक्ष्य जो चित्र मिल रहे हैं पशु के, ये क्या लिपि है, एक तरफ क्या है इनके जानवरों को दिखाया गया है। मिट्टी की जो कलाकृति है वो ऐसी थी, लिपि है वो ऐसी थी। जो हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, जो लिपि मिली है वो क्या थी, अपठित थी, मतलब जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया। सामाजिक जीवन, हमने अभी तक हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में अध्ययन किया, जो कला है उसके बारे में हमने अध्ययन किया, प्रशासन है वो कैसे होता था उसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब है सामाजिक जीवन कैसा था। सरस्वती सिंधु सभ्यता में समाज में अनेक वर्णों में विभाजित था। कितने, बहुत सारे वर्ण थे, विभाग थे, उनमें विभाजित था। नगर को दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र में विभाजित किया गया था। नगरों को किसमें, दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र। हमने देखा था आवासीय क्षेत्र किसमें, पूर्व की तरफ, दुर्ग जो है वो किधर था, पश्चिम में था। नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति या शासक वर्ग निवास करते थे। अभी हमने अध्ययन किया था जो नगरों में कौन रहते थे, तो नगर में है
दुर्ग में रहते थे वो सिर्फ आवास जो कौन थे संपन्न है अमीर व्यक्ति है वही रहते थे। परंतु आवासीय है उसमें क्या थे आम लोग है कारीगर है मजदूर है वो रहते थे। परंतु हमें कितने हैं दो स्तर मिले हैं पूर्व और पश्चिम में। परंतु एक स्थान है धोलावीरा इंपॉर्टेंट है धोलावीरा कि दुर्ग क्षेत्र में दो भागों में बांटा गया था। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया था। संवत एक में शासक वर्ग दूसरे में प्रशासनिक अधिकारी रहते होंगे। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष सुविधा का ध्यान रखा जाता था। दुर्ग के क्या होती थी किलेबंदी होती थी सुरक्षा की जाती थी क्योंकि इसमें कौन है अमीर व्यक्ति है अमीर व्यक्ति के लिए क्या होगी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी तो इसलिए क्या थी सुरक्षा की जाती थी। आवासीय क्षेत्र में व्यापारी है सैनिक अधिकारी है शिल्पी है मजदूर रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग में दो अलग अलग आवासीय क्षेत्र में रहती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं थे। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो आवासीय क्षेत्र है वो क्या थे किलेबंदी नहीं होती थी क्योंकि आम लोग हैं उनके लिए किलाबंदी नहीं होती। जो अमीर व्यक्ति है उनके लिए सुरक्षा की जाती है। तो ऐसे याद रखते थे जो दुर्ग है उसमें किलेबंदी होती थी जो पूर्व वाले हैं उसमें किलेबंदी नहीं होती थी। कालीबंगा लोथल बनावली धोलावीरा में किलेबंदी के भी साक्ष्य मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक कुम्भकार बढ़ई नाविक श्रमिक आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुलाहे आदि महत्वपूर्ण वर्ग थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। लोग कैसे थे कैसा खाना खाते थे शाकाहारी और मांसाहारी। भोजन क्या था मुख्यतः जौ गेहूँ चावल फल सब्जियाँ दूध मांस मछली भेड़ बकरी सूअर आदि। खुदाई में मिले चूल्हे के सिलबट्टे आदि से भोजन पकाने और पीसने के प्रमाण भी मिलते हैं। क्या मिला है चूल्हा मिला है जिससे हमें पता चलता है कि भोजन पकाया जाता था। और पीसने के है चक्की भी मिली है। भोजन के लिए थाली है गिलास है कटोरा लोटा आदि का प्रयोग किया जाता था। सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। आभूषण भी है वस्त्र भी पहनते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तरत्र की मूर्ति है क्या दिखाती है कि अलंकृत शॉल ओढ़े हुए जो व्यक्ति था डायग्राम में दिखाया गया था जिसका बायां कंधा ढका है दाहिना खुला है दाढ़ी विषम रूप से सवारी हुई है केस पीछे की ओर संवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं। दाहिने हाथ में एक भुजबंद बंधा हुआ है। वहीं प्राप्त एक अन्य मूर्ति कमर पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए है। आभूषण के मुख्य रूप से हार भुजबंद कंगन अंगूठी आदि भी पहनी जाती है। पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते हैं जिससे निर्माताओं की जो कलात्मक है अभिरुचि का परिचय मिलता है। धनी लोग सोने चांदी अर्ध कीमती पत्थर हाथी दांत आदि का जबकि निर्धन लोग पक्की मिट्टी हड्डी पत्थर के आभूषण पहनते हैं। जो अमीर होगी क्या हड्डी के और पत्थर के आभूषण पहनेंगे नहीं वो तो पहनेंगे जो निर्धन लोग थे गरीब लोग थे। धनी लोग सोने चांदी अर्ध कीमती पत्थर आदि का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से हाथी दांत के कंगे और तांबे के शीशे का भी प्रयोग करते। महिलाएं काजल सुरमा सिंदूर भी लगाती थी। जो खेल कौन सा था शतरंज। शतरंज का खेल है नृत्य मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग भी शिकार के भी शौकीन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने हैं सीटियाँ थी झुनझुने थे गाड़ियाँ आदि भी थी। आर्थिक जीवन हमें नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे। आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है आज की सेशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत कैसी होती कितने कालों में इसको बांटा गया था। सिंधु सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया था। फिर हमने डिस्कशन किया कि इसका क्या क्या नाम है सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता सरस्वती सिंधु सभ्यता का नाम। सरस्वती सिंधु सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है मेसोपोटामियम और मिस्र के समय मानी जाती है। जो सिंधु सभ्यता के दो राजधानियाँ थी जहाँ से इनका काम होता था वो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
यहाँ से हमें फिर नेक्स्ट है कि इसकी क्या विशेषता, सिंधु सभ्यता की जो विशेषता में बात करेंगे तो ये इनकी सड़कें हैं, नालियाँ हैं, कैसी व्यवस्था थी, कैसे लोग रहते थे, तो कितने किले मिले हैं, दो दुर्ग मिले हैं हमें, पर जो पूर्व और पश्चिम ये था। फिर हमारी विशेषता रहेगी कि आवासीय लोग हैं वो कहाँ रहते थे, पूर्व में, पश्चिम में कौन थे समृद्ध व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति के लिए क्या थी, किलेबंदी थी, ये इसके जो सामाजिक जीवन है इसके बारे में, जो राजनीतिक जीवन था वो कैसे था ये भी हमने डिस्कशन किया। जो अमीर व्यक्ति है शायद बताया जाता था, जैसे कौन थे विद्वान थे उन्होंने बताया कि यहाँ शासन गणतंत्र मत मुक्त था, और क्या था, गणतंत्र मतलब कि गणतंत्रात्मक शासन था। फिर व्हीलर कहते हैं कि धार्मिकता को प्रमुख स्थान दिया हुआ था, ये हमने डिस्कशन किया। उत्तर में कौन सा स्थान है, मांडा है, दक्षिण में क्या है, दैमाबाद है, पूरब में क्या है, आलमगीर है, पश्चिम में क्या है, सुतगाडोर है। पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, 1600, उत्तर से दक्षिण कितनी, 1400, कितने क्षेत्र में फैली हुई थी, 2,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, ये हमने डिस्कशन किया। हमें कलाकृति के बारे में हम देखेंगे तो कौन सी कलाकृति मिली है, धातु का प्रयोग किया जाता, मिट्टी के बर्तन प्रयोग किए जाते, धातु के रूप में कौन सी मोहरें प्रयोग की जाती थी, शैलखड़ी मोहरे का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमने डिस्कशन किया। आर्थिक जीवन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।